हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के गुण एवं उसका कारण। तो संक्रमण तत्वों के गुणों में पहला क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके प्रमुख गुण लिखिए। या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। या डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण या विशेषताएं या गुण लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने 10 गुण लिख रखे हैं, तो उसके अनुसार आप क्या करते हैं, परीक्षा में जितने भी गुण आपको याद आ जाए उतने तो लिख सकते हैं। अगर 10 याद आ जाए तो 10 लिख सकते हैं याद करके, या 6-7 याद आए तो उतने भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों का पहला गुण है, संक्रमण तत्व धात्विक गुण दर्शाते हैं। संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं। और संक्रमण तत्वों की प्रकृति अक्रिय होती है। तो इसके अनुसार ये क्वेश्चन तो बन गया। अब क्या होता है, संक्रमण तत्वों के जो गुण होते हैं उन प्रत्येक गुणों पर क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। जैसे संक्रमण तत्व धात्विक गुण क्यों दर्शाते हैं, संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक क्यों दर्शाते हैं। इस तरह नीचे भी सारे गुणों में क्यों 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 लगता जाएगा या कारण बताइए, और इस तरह से क्वेश्चन बनते जाएंगे। और एग्जाम में मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है 12वीं में कि संक्रमण तत्वों के गुणों के कारण पूछे जाते हैं। अब ये क्या है, इतने सारे गुण हैं तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं या हम भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या करा, हमने एक टेबल बना दी, संक्रमण तत्वों के 10 गुण लिख दिए और उसके साथ उनके गुणों के कारण की हिंट लिख दी, मतलब मेन रीज़न लिख दिया है कि किस वजह से वो ये वाले गुण क्या करते हैं, दर्शाते हैं या प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी क्या होता है, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है नर्सिंग की या नीट की, तो उसके लिए क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्या होता है, ये टेबल याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आपको शो तो करना नहीं पड़ेगा लिख के, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, गुणों के कारण की पहचान करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट आपके पास क्या होता है, ये टेबल याद करके आप सारे गुणों का क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और एग्जाम में इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 12वीं के स्टूडेंट के हिसाब से देखेंगे, तो हम एक एक गुणों को बोलेंगे और एक एक गुणों का कारण जानेंगे डिटेल में पहले कि वो ये गुण क्यों दर्शाते हैं। उसके बाद में हम उन्हें हिंट के थ्रू देखेंगे कि किस तरह उन्हें हिंट के थ्रू याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, संक्रमण तत्व धात्विक गुण या मेटलिक प्रॉपर्टी को क्यों शो करते हैं। तो मेटलिक प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, सबसे पहले रीज़न लिखना है कि मेटलिक प्रॉपर्टी या धात्विक गुण आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है कि संक्रमण तत्वों में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो मेटलिक प्रॉपर्टी दर्शा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए देखो हिंट में लिखा होगा कि तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन को बनाना। मतलब क्या होता है, संक्रमण तत्व, कोई भी तत्व, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है, तो परमाणु में क्या होता है, बीच में तो प्रोटॉन होता है और बाहर की कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अंदर वाली कक्षाओं में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करके खोकर, मतलब इलेक्ट्रॉन खोकर या इलेक्ट्रॉन दान करके, मतलब डोनेट करके क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है परमाणु हो जाता है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की क्षमता पर उसका धात्विक गुण निर्भर करता है। एक बार फिर से देखते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की क्षमता पर उसका क्या होता है, धात्विक गुण निर्भर करता है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो ईजिली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनकी ये खास बात होती है कि उनके बाहरी कोश में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब उनके बाहरी कोश में अगर 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ईजिली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और सबसे ज़्यादा ईजिली वो करते हैं जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह क्या होता है, क्षार धातुएँ जो होती है, क्षार धातुएँ जैसे लिथियम हो गया, तो लिथियम का 1s2 2s2 और 2s1, मैं सोडियम का लिखने लग गया था, तो 1s2 2s1, तो बाहरी कोश जो ये पहला कोश है, बाहरी कोश में केवल लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इसी तरह सोडियम का देखते हैं, तो सोडियम में 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये बाहरी कोश तीसरा कोश, जिसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये बाहरी कोश, तो बाहरी कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसी तरह आप कैल्शियम को देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2। तो ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ऐसे परमाणु या ऐसे एलिमेंट जिनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट,
वो ईजिली इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इसलिए क्षार धातु है जिनमें बाहरी कोश में, क्षार धातु मतलब एल्केलाइन मेटल जिसके बाहरी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन देता है। और इसी तरह एल्केलाइन सॉइल मेटल क्षारीय मृदा धातु जिनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, वो भी ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अगर संक्रमण तत्वों के बाहरी कोश में भी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो भी ईजिली डोनेट करेंगे। अब इसको हम समझते हैं, जैसे हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, स्कैंडियम 21 और किसका देखते हैं, टाइटेनियम का देखते हैं 22 और लोहे का देखते हैं मतलब आयरन का 26। बाकी सब में भी ऐसी प्रॉपर्टी रहेगी। और हम क्रोमियम का भी देखते हैं, क्रोमियम 24 और कॉपर कितना देखते हैं 29। इन 5 के अनुसार हम समझते हैं कि क्या संक्रमण तत्वों के बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं, जैसे हमने 3D श्रेणी के अनुसार देखा है, क्योंकि 12th की एग्जाम में क्या होता है 3D श्रेणी मेन होती है, वो 3D श्रेणी पर ही बेस मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3D श्रेणी जो होती है 21 से 30 तक होती है, मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है 21 से 30 तक होती है। उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टी समझेंगे। ठीक है, तो इसके आपने लिखा आर्गन 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो चुके हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन जो भरना चालू करेंगे वो 19 से। तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, फिर 3D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, 4s से ज़्यादा होती है। लगभग सेम ही होती है, बस हल्का सा फ़र्क होता है इनमें। तो स्कैंडियम 21 तो 19, 20 और 21। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, क्योंकि इसका चौथा कोश बाहरी कोश होगा। इलेक्ट्रॉन भले से बाद में 3D में जाते हैं पर 4s को कक्ष तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ना, देखिए आप, ये पहला कोश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4s ऑर्बिटल है, 3D तो अंदर होता ना इसमें, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से डोनेट करेंगे। ठीक है, तो 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, इसी तरह टाइटेनियम का नंबर होता है 21, तो 18, 19, 20, 21 और 22। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। क्रोमियम का होता है 24, तो 19, 20, 21, 22, 23 और 24 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, डी को हाफ फील्ड करने के लिए इधर आ जाता है। तो इसके 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट में। ठीक है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसके आउटर मोस्ट 2, इसके आउटर मोस्ट में भी 2 है। इसके आउटर मोस्ट में आयरन के तो जैसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह कॉपर का देखते हैं तो कॉपर का नंबर 29 होता है। तो 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और इसको फुल फिल्ड करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो इस तरह इसके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो हमने देखा कि कुछ तत्वों के एग्जाम्पल के द्वारा कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट में कि क्या होता है कि इनके बाहरी कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे ये आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है और मेटलिक प्रॉपर्टी दर्शा सकता है। तो अब क्या करेंगे, 12वीं के स्टूडेंट इन्हें कैसे लिखेंगे, संक्रमण तत्व धात्विक गुण दर्शाते हैं, क्यों, तो आप लिखेंगे संक्रमण तत्व किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की क्षमता पर उसका धात्विक गुण निर्भर करता है। संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिन्हें वे इजीली क्या करता है, डोनेट कर देता है और मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब धात्विक गुण दर्शाता है। तो ये हो गया इसका रीज़न और इसीलिए हमने हिंट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाना और बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होना, ये मेटलिक प्रॉपर्टी का मेन रीज़न होता है। ठीक है, अब हम सेकेंड गुण देखते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक का उच्च होना मतलब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका रीज़न जो होता है वो हमने लिख रखा है N-1D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और प्रबल धात्विक बंध। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि धात्विक बंध होता क्या है। तो कोई भी धातु जो होती है मेटल, वो क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है और खुद पॉजिटिव हो जाती है। अब ये दूसरी मेटल है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी और पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये तीसरी मेटल है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी और पॉजिटिव हो जाएगी। ये चौथा मेटल है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक और इलेक्ट्रॉन है, ये भी मेटल है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा और पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, जो ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होगा अट्रैक्ट और ये भी इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन इसके बीच क्या हो गया, कनेक्टिव पार्टिकल हो गया, जिसने इन दोनों मेटल को क्या कर दिया, जोड़ दिया। मतलब इन दोनों के मेटल के एटम जो होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। और इसी तरह क्या होता है, ये वाला जो मेटल है,
ये इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा और ये इस इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये दोनों भी कनेक्ट हो गए। और इसी तरह ये इससे कनेक्ट होगा तो ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं इस तरह से। और इस तरह से क्या होता है, मेटल आपस में कनेक्ट होते जाते हैं। इन बॉन्डों को बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड, मतलब धात्विक बंध कहा जाता है। अब क्या होता है, धात्विक बंध बनने से क्या होता है, एटम पास पास होते हैं। और एटम क्या कौन सी अवस्था में होते हैं, सॉलिड अवस्था में होते हैं, मतलब ठोस अवस्था में होते हैं, मतलब मेटल पास पास है। ठीक है, इस तरह से मेटलिक बॉन्ड के थ्रू क्या हुए, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपको इसको क्या करना है, इसको लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करना है तो इन बंधों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा मेटलिक बॉन्ड को। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, ये दूर दूर जाएंगे, गल जाएंगे, यहाँ ये लिक्विड या वेपर अवस्था में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। इसके लिए ज़रूरी ये अगर इन बंधों की ऊर्जा कैसी हुई, कम हुई, तो ये जल्दी से टूट जाएंगे और जल्दी से क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे या वाष्पित हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बॉन्ड कैसे हुए, स्ट्रांग हुए, तो क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग होने से क्या होगा कि ये देर हाई एनर्जी को गेन करेंगे, मतलब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इनको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा इन बंधों को तोड़ने के लिए, और इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। अब इसका रीज़न जो अपन देखते हैं कि क्या होता है, संक्रमण तत्वों में क्या होता है, N-1d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हम देखते हैं कि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, जबकि 3D में होता है 1। अगर स्कैंडियम होगा तो इसके थ्रू क्या होगा, ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से मेटलिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आप, जब टाइटेनियम होगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेगा मेटलिक बॉन्ड बनाने में, मतलब उसके मेटलिक बॉन्ड ज़्यादा हाई लेवल के होंगे। इसी तरह वेनेडियम के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिससे वो क्या होगा, मेटलिक बॉन्ड बनाएगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ का मेटलिक बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि उसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने देखा कि जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आते जाते हैं, और मेटलिक बॉन्ड बनाने की पावर क्या होती जाती, बढ़ती जाती है। इसको आप देखिए, अगर ये मेटल का एक एटम है और ये ट्राई पॉजिटिव हो जाए, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। और दूसरा मेटल है, ये भी ट्राई पॉजिटिव हो गया और इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए। और ये तीसरा मेटलिक बॉन्ड है, इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। तो इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इससे अटैच हुआ, ये इससे अटैच हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इससे अटैच हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इससे अटैच हुआ, इससे अटैच हुआ, इससे अटैच हुआ, ये इससे अटैच हुआ। तो इस तरह क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, मेटलिक बॉन्ड क्रिएट हो सकते हैं अगर ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, मतलब उसकी प्रबल मतलब धात्विक बंध की प्रबलता ज़्यादा होती है। इस कारण क्या होता है, इनको एनर्जी के थ्रू लिक्विड में या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से क्या होता है, इनके गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। तो हम किस तरह से 12वीं के स्टूडेंट जो होंगे वो किस तरह से लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में या N-1d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये प्रबल धात्विक बंधों का क्या करता है, निर्माण करता है। और इस वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं या उच्च होते हैं। ठीक है, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, इसका रीज़न हमने लिख रखा, और इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख देंगे इन हिंट के थ्रू, और हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी 2 प्रॉपर्टी तो हो चुकी है। अब हम 3rd प्रॉपर्टी देखते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक का रीज़न है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, कि क्या होता है, कभी वो पॉजिटिव +2 होगा तो कभी +3 होगा, कभी +3 होगा तो +4 भी होगा, कभी वो +2 भी होगा और +5 भी होगा, कभी वो +2 +3 +4 भी होगा। मतलब इस तरह से क्या होता है, एक उसकी निश्चित नहीं, जैसे क्षार धातुएं जो होती है उनकी फिक्स होती कि वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और वो एक ही कोश का यूज़ करते हैं। इसी तरह क्या होता है, एल्कलाइन सॉइल मेटल मतलब क्षारीय मृदा धातु होती वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होती है, क्योंकि वो एक कोश का ही यूज़ कर सकती, किसके रूप में, वैलेंसी कोश के रूप में। ठीक है, इसको हम समझते हैं, जैसे सोडियम को ले लेते हैं हम, Na को, तो 1s में होगा 2, 2s में होगा 2, 2p में होगा 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम एक और उदाहरण देते हैं कैल्शियम का, कि 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6 और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 1s और 2, ये तो अंदर वाली कक्षा हो गई, ये कौन सी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हुआ। इसी तरह क्या होता है कि ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, चौथी कक्षा हो गई। अब इसकी जो तीसरी कक्षा उसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी चौथी कक्षा इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कोश का यूज़, मतलब इस ऑर्बिटल का यूज़ वो वैलेंसी
शेल के रूप में यूज़ करेगा। और वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कौन सी स्टेट में रहेगा, +1 में रहेगा। इसी तरह 4s2 में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +2 में होगा और इसी का यूज़ कर पाएगा, अंदर वाले कोशों का यूज़ नहीं कर पाएगा। मतलब इसकी फिक्स हो गई कि +1 है और इसकी फिक्स है कि +2 है। ऐसे इनके फैमिली में सबकी फिक्स है कि इस जो मतलब एल्केलाइन मेटल होते हैं सबकी फिक्स है +1। कैल्शियम में सबकी फिक्स है कि +2 है। ऐसे ऑक्सीजन की -2 फिक्स है, हेलोजन की -1 फिक्स होती है। मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है फिक्स होती है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास दो सबशेल या 2 कोश है, 4s और 3d। इनकी एनर्जी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये जो बाहरी कोश होता है, जैसे आप देखिए बाहरी कोश का मतलब होता है कि ये जो है, या इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि ये 1s है और ये जो है 2s है और ये 2p है और ये 3s और ये 3p और ये वाला 3d, इसी तरह ये आया 4s। ठीक है, इतना आप समझे। अब क्या होगा कि ये वाला जो ये पहली कक्षा हुई, ये वाली कक्षा दूसरी है, ये तीनों तीसरी मिल गए, सब 3 सबसेल मिल के तीसरी कक्षा बनी। ये चौथी है जिसमें आगे p, d और f भी होंगे। ठीक है, हमें समझने के लिए 4s की ज़रूरत थी तो हमने 4s लिख लिया सिर्फ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये कक्षा n कहलाती है, तो सबसे आउटर मोस्ट को हमेशा n ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, और उसके पहले वाला n-1 कहलाता है, उसके पहले वाला n-2 कहलाता है और सबसे अंदर वाला कहलाएगा n-3। इसके अकॉर्डिंग अगर 5वीं कक्षा होगी तो चौथी n-1 में चले जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि 4s ऑर्बिटल ये है जिसको अपन बोलेंगे ns, और n-1 में 3 है लेकिन अपन को d वाला लेना, तो n-1 क्या बोलेंगे, d बोलेंगे। ठीक है, n-1d। तो यहाँ पे लिखा हुआ ns और n-1d, ये ns है और ये n-1d है। अलग अलग संक्रमण श्रेणी में इनका नंबर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, लेकिन हम यहाँ 3d श्रेणी से पढ़ रहे हैं इसलिए हमने 3d के हिसाब से बताया। ठीक है, तो क्या होता है ये जो ns ऑर्बिटल है और ये वाला जो है n-1 कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी में क्या होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब ऊर्जा में इनका अधिक अंतर नहीं है। तो क्या होता है कि 4s ऑर्बिटल को भी वैलेंसी सेल की तरह यूज़ करता है और 3d ऑर्बिटल को भी किसकी तरह यूज़ करता है, वैलेंसी सेल की तरह यूज़ करता है। अब जब ns और मतलब ns और n-1d दोनों ऑर्बिटल को यूज़ करेगा तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा कि जैसे 4s से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये +2 में चला गया, और अगर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये +3 में चला गया। मतलब दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब वेरिएबल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या तो शो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ से देखें कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो यहाँ पर क्या होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 में जाएगा और ये 3 देगा तो +3 में जाएगा, दोनों दे देगा तो +5 में चले जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अपनी दोनों सेल को क्या करता है, दोनों सेल के इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या करता है, यूज़ करता है। जैसे आयरन है तो आयरन डाई पॉजिटिव भी होता है, ट्राई पॉजिटिव भी होता है। उसके कुछ रीज़न भी होते हैं जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इनमें क्या होता है, उनके रीज़न होते हैं कि वो किस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो जो आयरन होता है वो डाई पॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव दोनों शो करता है। मैग्नीज जो होता है वो +2 भी करता है, +7 भी करता है। तो इस तरह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो कैसे होती है, क्योंकि इसका भी यूज़ करते हैं और इसका भी यूज़ करते हैं। जब सिर्फ ns यूज़ करेंगे तो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और जब ns और n-1d दोनों यूज़ करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आएगी, अलग आएगी। तो ठीक है, तो अब इसको हम बोलेंगे कैसे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, उनके ns और n-1d ऑर्बिटल या जो शेल होती है उनकी कक्षकों की ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो वो दोनों कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, और परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये हमारा 3rd नंबर का हो गया। अब हम देखते हैं अगला, उत्प्रेरक गुण। अब जो कैटेलिस्ट होते हैं, कैटेलिस्ट का काम ही, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक की डेफिनेशन ये होती है कि उत्प्रेरक जो होते हैं स्वयं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, और अभिक्रिया को कम ताप पर ही संपन्न करा देते हैं, और खुद अभिक्रिया के अंत में क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। अब क्या होता है कि जो कैटेलिस्ट होते हैं उनका सबसे जो मेन होता है,
जो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब जो क्रिया करना चाहते हैं, उन्हें कहीं तो क्रिया करना चाहिए ना। अगर आप खाना बनाना चाहते हो तो किचन होना चाहिए, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो ग्राउंड होना चाहिए, अगर आप टीवी देखना चाहते हो तो टीवी तो होना चाहिए ना, अगर आप क्या करते हो रिएक्शन करना चाहते हो तो लैब तो होना चाहिए ना, आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो। इसी तरह क्या होता है कि अगर कोई रिएक्टेंट होगा, कोई केमिकल क्या होगा क्रिया करना चाहेगा, तो उसे कोई जगह या कोई सतह या सरफेस उपलब्ध होना चाहिए जहाँ पर वो रिएक्शन कर पाए, ठीक है ना। अब हवा में तो आप केमिकल डाल नहीं लोगे, आपको टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो इसी तरह क्या होता है, रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। और मेटल जो होते हैं, मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो इजीली सरफेस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और संक्रमण तत्व तो सतह प्रदान कर सकता है क्योंकि वो तो ठोस सॉलिड स्टेट में। तो क्या होता है, ऐसे लिक्विड और गैस भी अभिक्रिया करते हैं, पर एक जनरली रूप से अपन देख रहे हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं अभिक्रिया के लिए सतह उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो ये कैटेलिस्ट के जैसा बिहेव कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। अब ये जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या ये दर्शा रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की वजह से क्या होता है, दो प्रकार के कैरेक्टर इसमें डेवलप हो जाते हैं। एक तो होता है इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बनाना, ठीक है, वो भी अनस्टेबल होता है, मतलब अस्थायी होता है, ठीक है। यहाँ पे आई लिख देते, इंटरमीडिएटेड कंपाउंड। और सेकेंड होता है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण के थ्रू जब ये ऑक्सीडेशन चेंज करते हैं और बंद बनाते हैं तो ऊर्जा को एब्जॉर्प्शन करते हैं और ऊर्जा को रिलीज़ भी करते हैं। अब जब ये ऊर्जा को सोख लेते हैं और ऊर्जा को रिलीज़ करके किसको देते हैं, रिएक्टेंट को देते हैं, तो रिएक्टेंट को क्या मिलती है, सक्रियण ऊर्जा मिलती है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड होती है। और उत्प्रेरक जो होते हैं वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो कैटेलिस्ट होते हैं वो अभिक्रिया के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, सक्रियण ऊर्जा। और अभिक्रिया को कम ताप पर ही क्या करते हैं, संपन्न करा सकते हैं, मतलब अभिक्रिया को जल्दी कर सकते हैं, मतलब उनका वेग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण के थ्रू, परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रॉपर्टी के थ्रू संक्रमण तत्वों को दो मतलब क्या होता है, कैरेक्टर मिल जाते हैं, दो उसके पास एबिलिटी आ जाती है। एक तो इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बनाना। अब इंटरमीडिएटेड कंपाउंड को अपन समझते हैं जैसे ये रिएक्टेंट है और ये कैटेलिस्ट से आके जुड़ा तो इसने बनाया RC, और फिर क्या होगा, कैटेलिस्ट अलग हो जाएगा पर ये रिएक्टेंट के साथ रह के इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में करेगा। तो रिएक्टेंट के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बना है वो भी अनस्टेबल। तो ये क्या करता है, रिएक्टेंट को करने के लिए क्या करता है, मतलब रिएक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब परिवर्ती ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, इंटरमीडिएटेड कंपाउंड, और ये प्रोडक्ट है, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने की एबिलिटी किसके पास होती है, संक्रमण तत्वों के पास होती है। तो अब अपन इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, क्यों। तो आपको लिखना है कि संक्रमण तत्व अभिक्रिया के लिए आवश्यक सतह उपलब्ध कराते हैं, और फिर अपने को लिखना है कि और संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं जिसके कारण ये अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना सकते हैं। और संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक के कारण ऊर्जा का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन करके सक्रिय ऊर्जा को उपलब्ध कराते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है या अभिक्रिया जल्दी होती है। इसी तरह इसलिए संक्रमण तत्व जो होता है उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी अपन कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे मेन रीज़न जो होता है, अगर किसी परमाणु के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर का मतलब होता है जैसे आपके पास एक कक्षा है, मतलब अब आपके पास कक्षा है तो कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से कक्षा में फिल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई सा भी ब्लॉक ले लेते हैं, यहाँ अपन P ब्लॉक ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होता है, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन की एक और खास बात होती है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेशित होता है। और इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कि जब भी आवेशित कण जो गति करेगा तो अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, मतलब उसमें चुंबकीय गुण आता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ठीक है, मतलब उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा परमाणु के अंदर। अब क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो और ज़्यादा आ जाएगा, तीसरा आएगा तो और ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब पेयर होंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगते हैं
तो पेयर होते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो अगर इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है और इसका एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक इधर घूम रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह क्या होता है, इन दोनों के जो इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं हो पाएगी, या ये कैसे हो जाएंगे, प्रति चुंबकीय हो जाएंगे, मतलब डाईमैग्नेटिक हो जाएंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होने लगेंगे। जबकि अगर क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होंगे, आकर्षित होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस कारण क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब संक्रमण तत्वों की बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक लिख देते हैं, टाइटेनियम जिंक तक लिख देते हैं और उसको समझ लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, सबका देखते हैं 21 से लेकर 30 तक, डायरेक्ट भरते जाएंगे और देखते जाएंगे किस में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 19, 20, ठीक है, फिर 21, तो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और स्कैंडियम टाइटेनियम होता है 22, तो 19, 20, 21 और 22, तो इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर अगला देखते हैं वेनेडियम 23 नंबर पे होता है, यहाँ लिख देते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये अपन ने इनके एटॉमिक नंबर लिख दिए। अब 23 भरना है तो 19, 20, 21, 22, 23, तो कितने अनपेयर दिख रहे हैं आपको, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो वेनेडियम में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम 24, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 और इसको हाफ फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाता है और बाप रे 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो क्रोमियम तो अचानक बहुत ज़्यादा मतलब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मैग्नीज आता है। अब मैग्नीज आता है तो अगला होता है इलेक्ट्रॉन सारे फील्ड हो चुके, तो हुंड का नियम का पालन करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर में डालेंगे। तो पेयर में डालेंगे तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हट गया, अब सिर्फ 5 ही बचे। तो मैग्नीज में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ठीक है, फिर आयरन, तो आयरन में 26वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो आयरन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर इसमें अब 3 अनपेयर बचे, तो कोबाल्ट में 3 होते हैं। फिर अगला निकिल, तो निकिल में ये जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो निकिल में कितने अनपेयर होते हैं, 2। फिर कॉपर में, तो कॉपर में यहाँ आता है, इसको फुल फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाता है स्टेबिलिटी बनाने के लिए। अब यहाँ सब पेयर में होगा लेकिन यहाँ तो अनपेयर हो गया ना, तो कॉपर में एक अनपेयर होता है। और उसके बाद जिंक में, तो जिंक में कोई भी अनपेयर नहीं होता, मतलब 0 अनपेयर होते हैं, मतलब जिंक तो जो होगा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, 10 में से बाकी सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बाकी ये सब कैसे रहेंगे, अनुचुंबकीय रहेंगे। तो आपने देखा कि संक्रमण तत्वों के 10 तत्वों में से 9 तत्व जो है वो अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो ऐसा लिखना है, संक्रमण तत्वों के n-1d कक्षकों में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा ये चुंबक की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना, इस कारण ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर अनुचुंबकीय गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये 12th में बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तो आपको सीधा सीधा रीज़न समझ में आ रहा है कि जब प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगते हैं, पेयर होने लगे थे ना, तभी तो कम होने लगे थे, तो पेयर होने लगते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, घटने लगती है। मतलब एक बार फिर से सुनिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन शुरू होता है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है। इसलिए पहले अनुचुंबकीय गुण बढ़ता है और बाद में घटता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, अनुचुंबकीय गुण, जिसमें हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ ली और क्या पढ़ लिया कि हमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी इसमें कर लिया। अब एक बार फिर से देखते हैं, संक्रमण तत्व तो धात्विक गुण दर्शाते, तो तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन होकर धनायन बनाना, और संक्रमण तत्व के भारितम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से रिलीज कर देते हैं, धात्विक गुण दर्शाते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, n-1d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं और क्या करते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं।
संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अंक क्यों दर्शाते हैं? तो इनकी NS और N-1D कक्षों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, दोनों कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के रूप में यूज़ करते हैं और परिवर्ती आक्सीकरण दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक गुण क्यों दर्शाते हैं? तो संक्रमण तत्व अभिक्रिया के लिए आवश्यक सतह प्रदान करते हैं और परिवर्ती आक्सीकरण अंक होने के कारण अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाते हैं और ऊर्जा का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन से सक्रियण ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं, किसको? रिएक्टेंट को, और अभिक्रिया कम ताप पर ही करवा देते हैं। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं? तो इनके N-1D कक्षकों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये वहाँ पर आकर्षण बल का अनुभव करेंगे और क्या दर्शाएंगे? चुंबकीय गुण दर्शाएंगे, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर अनुचुंबकीय गुण बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका रीज़न क्या लिखोगे? स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए अनुचुंबकीय गुण बढ़ता है। बाद में युग्मन होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है, इसलिए अनुचुंबकीय गुण भी घटने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमने 5 प्रॉपर्टी को देखा है और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से क्या करते हैं, आज हमने 5 प्रॉपर्टी देखी। अगले जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे और बाकी बची हुई 5 प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।